हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 13 आवर हेल्थ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो बच्चे ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के टोटल 3 वीडियोज़ आएंगे। ये क्या है, ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, मतलब कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग 13.1 से लेकर के 13.7 तक पढ़ेंगे, 13.7 तक पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 में हम लोग 13.7.1 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 13.7.1 से स्टार्ट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे 13.9 तक पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड में। और पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे 3.10 से लेकर के 3.10 के बाद थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, जो बेसिक्स दिया हुआ है, और फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले है 13.1 में मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता क्या है? तो हेल्थ का मतलब ना हर कोई अलग अलग समझता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हर कोई अलग अलग समझता है। जैसे इसमें बोला ये जा रहा है कि जनरली वी से डैट, हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि फीलिंग हेल्दी इज़ फीलिंग गुड, कि आप हेल्दी फील करते हो जब आप फीलिंग गुड्स, जब आप अच्छा महसूस करते हो, गुड फील करते हो ना, तो इसका मतलब आप क्या हो, आप हेल्दी हो, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, लेकिन ये हेल्थ का ये जनरली मीनिंग है, मतलब कि ये सामान्य तौर पर हम लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं, अगर आप गुड फील कर रहे हैं, अगर आप गुड फील करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, हेल्दी है। ये ऐसा जनरली बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ का डेफिनेशन साइंस के लैंग्वेज में कुछ अलग ही होता है। तो हेल्थ का क्या है बच्चे डेफिनेशन? तो हेल्थ इज सच अ स्टेट ऑफ, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है ऑफ वेल बीइंग मेंटल एंड फिजिकली, मतलब कि आप फिजिकली और मेंटली आप क्या है, वेल बीइंग है। डेट इनेबल अस टू परफॉर्म, जिसके चलते आप किसी भी काम को परफॉर्म कर पाते हैं। आवर ड्यूटीज स्किलफुली, एबली और एफिशिएंटली, मतलब कि आप किसी भी वर्क को आप ठीक तरीके से, स्किलफुली, एबली और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, हेल्थी है, हेल्दी है। ठीक है ना। तो हेल्थ का बच्चे सिंपल सा डेफिनेशन यही है। आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, या फिर आपके बुक के पीछे में दिया हुआ है हेल्थ का डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को प्रेफर कर सकते हो। तो इसमें बोला ये जा रहा है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है, एक स्टेट है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होते हैं, वेलबींग, मतलब कि अच्छे होते हो। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू डू, जिसमें कोई पर्सन क्या होता है, एबल होता है। एबल मतलब उसके अंदर काबिलियत, कैपेबिलिटी, एबिलिटी होती है ना, टू डू वंस वर्क एफिशिएंटली, वो अपने काम को अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी, अपने अकॉर्डिंग के, अपने अपने काबिलियत, मतलब कि अपने जिसकी उसकी जितना उसकी एबिलिटी है, उतनी अपनी एबिलिटी के साथ वो क्या करता है, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। इट मीन्स वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ का एक और डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, ये भी याद कर सकते हो। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, हम लोग हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखिए, हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं 13.2 हेल्थ एंड डिजीज़। तो हेल्थ का तो पढ़ चुके हैं कि हेल्थ किसे बोलते हैं। अब डिजीज़ के बारे में समझ रहे हैं, तो समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए बच्चे, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो बोल सकते हो कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डिजीज़, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज़। तो देखिए ना, डिजीज़ जो है ना बच्चे, डिजीज़ जो है ये ना 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड्स। तो देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, डिस मतलब होता है बच्चे डिसऑर्डर। डिस मतलब होता है डिसऑर्डर या डिस्टर्ब्ड बोल सकते हो, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, और ईज मतलब होता है बच्चे रेस्ट। ईज मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो तो जब आपके रेस्ट करने में डिस्टरबेंस होता है, जब आप ठीक तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते हो, या आप ठीक तरीके से फील नहीं कर पा रहे हो, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको डिजीज़ है। क्या है, आपको डिजीज़ है। डिजीज़ का मतलब बोल सकते हो कि नॉट एट ईज,
जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो क्या है, डिजीज़ है। फिर आगे बोला जा रहा है डिजीज़ और डिस्टर्ब्ड ईज, डिजीज़ और डिस्टर्ब्ड ईज। तो देखिए डिजीज़ को ही बोला क्या है, डिस्टर्ब्ड ईज, डिस्टर्ब्ड और ईज मतलब कि आपका आप ठीक तरीके से आराम नहीं कर पा रहे हो, तो बोला जा रहा है कि डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, मतलब कि आपको अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसका मतलब भी क्या होता है, डिजीज़ होता है। ठीक है, वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी फाइंड अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखिए डिजीज़ का यहाँ पर आपको अब डेफिनेशन पता चला कि डिजीज़ बोलते किसको है, तो डिजीज़ हम उसको बोलते हैं, डिजीज़ हम उसको बोलते हैं जब हम लोग फाइंड करते हैं कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जब हमारे बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइप का डिस्कम्फर्ट आता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें क्या हो गया है, डिजीज़ हो गया है। ठीक है ना, जैसे कि समझिए डिजीज़ का मतलब ये नहीं है ना कि आप जो फील कर रहे हो तो आपको क्या है कि वही डिजीज़ होगा, आपका अलग अलग डिजीज़ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया है कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज्ड द लूज मोशन, मतलब अगर किसी पर्सन को बार बार लूज मोशन हो रहा है तो वो डायरिया हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, बस आपको बता रहा है कि हाँ आपको क्या है, कुछ ना कुछ डिजीज़ है, लेकिन वो डायरिया ही होगा ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। समझ में आया? तो अब आगे क्वेश्चन क्या है, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड अनहेल्दी। तो हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, तो मतलब हेल्दी मतलब इतना समझ लीजिए कि बीइंग हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, ये हो गया बीइंग हेल्दी का डेफिनेशन। और अनहेल्दी का being unhealthy is a state in which a person does not possess good health and mental condition, मतलब जब उसका गुड हेल्थ और मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो वो अनहेल्दी है, और अगर उसका क्या है, गुड हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन अच्छा है तो क्या है, हेल्दी है। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, बस आप लोग को इसमें समझना है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है और डिजीज़ का डेफिनेशन क्या होता है और बीइंग हेल्दी का डेफिनेशन और अनहेल्दी का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पीछे तो मैं हेल्थ का डेफिनेशन बता चुका था कि क्या है। अब डिजीज़ का डेफिनेशन के लिए आप ये प्रीफर कर सकते हो, तो बोल सकते हो डिजीज़ डिजीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट, ये डिजीज़ का पहला डेफिनेशन हो सकता है। और दूसरा डेफिनेशन क्या है, डिजीज़ इज द प्रेजेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिजीज़ इज द प्रेजेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डी अरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हो सकता है दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, थर्ड क्या बोला जा रहा है, मतलब कि 13.3 क्या बोला जा रहा है, 13.3 बोला जा रहा है फैक्टर डेट अफेक्ट हेल्थ, फैक्टर डेट अफेक्ट हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ना बच्चे, इसमें पहला बोला जा रहा है कि आवर हेल्थ डिपेंड अपॉन आवर होम्स, हमारा हेल्थ डिपेंड करता है हमारे घर के कंडीशन पर, नेबरहुड के अपने आसपास के कंडीशन पर, ऑर्गेनिज्म एंड कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव जंतु रहते हैं, और कंडीशन कैसा है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्लीन है, डर्टी है, उस टाइप पे क्या करता है हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डज एवरी हाउस इन योर लोकेलिटी हैव अ सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप सभी के घर में, मतलब कि सभी के घर में जो हमारे लोकेलिटी में है, क्या कि सभी के घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, तो बोल सकते हो यस यस एवरी हाउस इन आवर लोकेलिटी हैव अ सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, वेयर इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस थ्रोन, तो आपका वेस्ट जनरेटेड जो होता है, जो आपके घर से जो वेस्ट निकलता है उसको आप कहाँ फेंकते हो, तो बोल सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 2 बिन बैग, फर्स्ट ब्लू एंड सेकेंड ग्रीन बिन बैग। देखिए तो फर्स्ट में जो जो ना ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू कलर, और जो ग्रीन कलर का होता है, तो ब्लू में हम लोग क्या क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको पुट डाउन करते हैं, पुट इसके अंदर रखते हैं, और ग्रीन वाले में हम लोग क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये क्या होते हैं, ये सड़ करके ह्यूमस बनाते हैं, मतलब कि ये
डिकम्पोज हो सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आते हैं इनको क्या करते हैं, फिर से रिसाइकल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट जनरेटेड होता है हमारे घर, हमारे हाउसेस से, उसको हम लोग फेंकते हैं कहाँ पर, पहले हम फेंकते हैं डस्टबिन में, और फिर डस्टबिन वाले के और फिर जो कचरा वाले आते हैं ना, मतलब कि साफ़ सफाई वाले, कचरा वाले तो नहीं, कचरा वाले तो हम लोग हैं, हाँ वो लोग साफ़ सफाई वाले हैं, वो लोग साफ़ सफाई वाले जो आते हैं वो लोग हमारे घर को कचरा लेकर के जाते हैं, और उसको डंप यार्ड मतलब कि जहाँ कचरा फेंका फेंका जाता है ना, वहाँ पर लोग वो लोग क्या करते हैं, जा करके उसको फेंकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वेस्ट जनरेटेड इन योर कॉलोनी मैनेज। तो आपके कॉलोनी में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो बोल सकते हो द वेस्ट जनरेटेड इन आवर कॉलोनी इज कलेक्टेड in a vehicle by a person who is allowed बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि जो पर्सन है ना, उस पर्सन को ना गवर्नमेंट अलॉट किया है, कि आप क्या करिए, सभी घर जा करके कचरा अलॉट, मतलब कि कचरा को आप पिक करिए, और मॉर्निंग के टाइम्स में या इवनिंग के टाइम से भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह क्या होता है, वही मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं, कचरा को कलेक्ट करते हैं। तो बोल सकते हो the waste generated in our colony is collected into a vehicle by a person who is allotted by the government to collect garbage in the morning times। ठीक है ना, ऐसा करके आंसर बोल सकते हो। थर्ड नेक्स्ट है, हाउ ऑफन आर द रोड्स एंड ड्रेन ऑफ योर कॉलोनी क्लीन। तो कितने समय, मतलब कि किस समय अंतराल पे, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल पे ना आपका कॉलोनी क्या होता है, क्लीन होता है। तो बोल सकते हो वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक दिन, या किसी किसी का हम हमेशा होता होगा, तो बोल सकते हो कि हाँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, वंस इन अ वीक, मतलब कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है। ठीक है ना, कि कॉलोनी हमारा क्या होता है, कॉलोनी में हमारे साफ सफाई होती है। ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है, वी ऑल नीड्स टू कॉन्शियसली ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा सराउंडिंग क्या रहे, क्लीन रहे। ठीक है ना। अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगा ना, तो आप बोल सकते हो कि अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं है, सराउंडिंग डर्टी है, तो बोलोगे कि दिस सिचुएशन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ बीइंग अनहेल्दी। अगर सराउंडिंग हमारा क्लीन नहीं है ना, तो हम ऐसा सिचुएशन होगा ना कि ना इंक्रीज हो जाएगा अनहेल्दी कंडीशन, मतलब कि अनहेल्दी कंडीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ने लग जाएंगे। ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है, 10 हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक, और जब अनहेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, आसपास का एरिया रहेगा ना, तो उसमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, हेलमिंथेस क्या होता है, हेलमिंथस बच्चे बोल सकते हो ना कि ना कीड़ा होता है, मतलब कि वर्म होता है, वर्म, जैसे अर्थ वर्म होता है ना, अर्थ वर्म मतलब केचुआ, वैसा ही क्या होता है, हेलमिंथस भी क्या होता है, एक वर्म होता है, कीड़ा होता है। और नेमाटोड्स क्या होता है बच्चे, ये कि आप बोल सकते हो ना कि नेमाटोड्स जैसे कि ये ना हमारे पेट के अंदर रहता है, वर्म्स। तो बोल सकते हो कि ये क्या है, वर्म्स है। इसको बोल सकते हैं कि पेट में ये प्रेजेंट, हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। तो इसी से क्या होता है, डायरिया होने लगता है, इसी की वजह से हमें क्या होता है, डायरिया होता है। तो डायरिया का स्पेलिंग यहाँ था ना, डायरिया, DARRHOE। हमको डायरिया होता है, हमारा वेट लॉस होने लगता है, डायरिया होता है हमारा, इसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस भी होता है। और और अगर ज़्यादा होता है ना, तो हमारे पेटों में दर्द स्टार्ट हो जाता है इसकी वजह से। वैसे ही हार्मफुल ही होता है, हार्मफुल आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म दिया गया है सब क्या है, हार्मफुल ही है, हमारे लिए कोई सही नहीं है। ठीक है ना। तो मे बी द कॉज ऑफ इल आवर हेल्थ, मतलब कि इससे हमारा क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और भी ऐसा कंडीशन है जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड फेमाइन में ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। अगर कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, और कहीं पर भूखमरी आ गई, तो उसकी वजह से भी हमारा हेल्थ क्या होता है बच्चे, अफेक्ट होता है। ठीक है। तो इतना आई थिंक समझ में आया होगा। तो बच्चे आप लोग को ना केवल ना इसमें समझना क्या था अभी तक का मैं कंक्लूजन बता दूं, तो आप लोगों को सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन याद करना है। सेकंड आपको डिजीज़ का डेफिनेशन याद करना है। थर्ड आपको हेल्दी के बारे में, बीइंग हेल्दी का डेफिनेशन पढ़ लेना है एक बार। और बीइंग
अनहेल्दी का, तो ये कभी आएगा नहीं, आएगा तो हेल्थ और डिजीज़ ही आएगा आपके एग्जाम में, इतना याद रखिए। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो बोल सकते हो कि हमारा होम अफेक्ट करता है, नेबरहुड, ऑर्गेनिज्म और कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस, ये सारे इफेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इसमें से कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बस आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से चीज़ों से क्या होता है, हमें बीमारियाँ हो सकती है, और कौन कौन से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट जब गंदा रहता है ना, क्लीन डर्टी रहता है ना, तो उस समय कौन कौन से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। और कुछ कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ है जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे और समझते हैं उसको। देखिए अब आगे बोला जा रहा है एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो इसका बोलने का मतलब ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, कि हमको कैसा फील हो रहा है, मतलब सिम्टम्स को बोलते हैं लक्षण। वो बोलते हैं ना कि अरे अरे ये तो बुखार का लक्षण है, किसी का सर दर्द, मतलब किसी का सर दर्द दे रहा है, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, उसको धूप में रहने का मन कर रहा है, तो ये क्या है, फीवर का सिम्टम्स है। तो वही है, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ डू वी नो डैट देयर इज़ अ डिजीज़, हम कैसे पता करेंगे कि कोई डिजीज़ है या कोई डिजीज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो हमारा बॉडी होता है ना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। दिस टिश्यूज़ मेक अ साइकोलॉजिकल सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम बनाए हुए हैं डेट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। जो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, और सारे टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन सिस्टम को बनाए हुए हैं। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम क्या 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 करते हैं, अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन। तो हर ऑर्गन सिस्टम का क्या है बच्चे, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन है। हर ऑर्गन सिस्टम में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं एज इट्स पार्ट्स, और उसका कुछ पार्ट्स होता है, एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन। और उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर उस ऑर्गन का मतलब कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई एक ऑर्गन होगा, और इस ऑर्गन का पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन होगा। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आते हैं, स्टमक आते हैं एंड इंटेस्टाइन आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन है, और इसका फंक्शन क्या है, एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि आउटसाइड बॉडी से जो फूड हम लोग अंदर लेते हैं ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। दूसरा एग्जांपल समझिए, द मसल ओ स्केलेटल सिस्टम। मसल ओ स्केलेटल सिस्टम है ना, तो ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, विच इट्स मेड अप ऑफ बोन एंड मसल, जो कि बना हुआ है बोन और मसल से। मतलब कि इसका पार्ट्स क्या है, बोन और मसल है। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। ये क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को होल्ड करते हैं, मतलब साथ साथ रखते हैं, और उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो देखिए आगे इसी से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है पीछे। तो आगे बोला जा रहा है व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़। तो जब हमें डिजीज़ होता है, ईदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। तो जब हमें क्या होता है, जब हमें डिजीज़ होता है ना, तो हमारा यही जो ऑर्गन सिस्टम है, चाहे तो एक ऑर्गन सिस्टम, चाहे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे तो मसल और स्केलेटल सिस्टम, या कोई सा भी हमारा सिस्टम क्या होता है बच्चे, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है हमारा, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं, और वो क्या होते हैं, चेंजेस बहुत ही ख़राब होते हैं। तब हम पता करते हैं ना कि हाँ ये क्या है, डिजीज़ है। तो बोलोगे दिस चेंजेस गिव राइज टू सिस्टम और सिम्टम्स, और यही चेंजेस हमारे अंदर सिम्टम्स को लेकर के आते हैं, एंड साइन ऑफ डिजीज़, और हमको दिखाते हैं कि हाँ ये क्या है, कुछ डिजीज़ का साइन है। देखिए सिम्टम्स केवल बता रहे हैं कि आपको डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो साइन ऑफ डिजीज़ है ना, ये बताते हैं कि हाँ यही पर्टिकुलर डिजीज़ है, ऐसा करके। ठीक है, आगे बोला जा रहा है सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम्स जो है ना, वो बताते हैं ना कि कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है, मतलब हम लोग रॉन्ग फील कर रहे हैं, ये सिम्टम्स है। जैसे कि हैविंग अ हेडेक,
कफ, लूज मोशन। अगर आपको हेडेक है तो ये सिम्टम्स है, कफ है तो ये सिम्टम्स है, लूज मोशन है तो ये सिम्टम्स है। अ वुड विथ पस, अ वुंड विथ पस मतलब कि जैसे ऐसे ना कि ना जब आपको ना चोट लगता है ना, तो चोट चोट लगने के बाद मान लो कि वो ना फूल गया, फूल जाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना लिक्विड भर जाता है, तो उसको बोलते हैं पस बोलते हैं। ऑल आर सिम्टम्स, ये क्या है, सिम्टम्स है। अब हेडेक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेडेक है तो किस वजह से हेडेक है वो पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, साइन कहलाएगा, साइन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दिस इंडिकेट्स दैट देयर मे बी अ डिजीज, तो सिम्टम्स बताते हैं कि एक डिजीज हो सकता है, बट दे डू नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कौन सा डिजीज है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, तो हेडेक आपको तब भी हो सकता है जब आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो, एग्जाम का प्रेशर हो। वेरी रेयरली इट मे बी मैनिंगिटिस हो, आपका मैनिंगिटिस मतलब होता है, मैनिंगिटिस मतलब होता है कि आप समझ लीजिए ना कि ना वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू भी क्या होता है, जब आपको वायरल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना, तो उस समय भी क्या होता है, आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीज, मतलब कि बहुत सारे डिजीज़ में क्या होता है, हेल्थ हेडेक होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हेडेक है इसका मतलब आपको डिजीज़ ही है, ठीक है ना। और डिजीज़ है तो कौन सा डिजीज़ है ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिम्टम्स है, क्या है ये, सिम्टम्स है। अब समझते हैं साइन के बारे में, साइन क्या होता है। तो साइन ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि सिम्टम्स के बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे फिजिशियन जो होते हैं, मतलब कि डॉक्टर जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि हाँ आपको कौन सा डिजीज हो सकता है। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन, साइन क्या बताते हैं आपको, साइन आपको एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक डेफिनेट मतलब होता है, मोर डेफिनेट मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बता रहे हैं। तो साइन विल गिव अ मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। फिजिशियन सजेस्ट फॉर टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज फर्दर, मतलब कि फिजिशियन जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ना, उन लोग बोलते हैं ना कि जाकर के चेकअप करवाइए, जाकर चेकअप करवाइए और फिर ला करके रिपोर्ट को दिखाइए, तो मैं बता दूंगा ना कि हाँ जो मैं सोच रहा था वही डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो सिम्टम्स का डेफिनेशन आप ऐसा बोल सकते हो, सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द इंडिकेशन, सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनयूजुअल। तो सिम्टम्स ऑफ डिजीज क्या होते हैं, ये इंडिकेशन होते हैं जिसमें हम लोग फील करते हैं कि कुछ तो रॉन्ग और अनयूजुअल हम लोग फील कर रहे हैं बॉडी में, जैसे कि कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, एट्सेट्रा। लेकिन साइन क्या होते हैं, साइन ऑफ अ डिजीज गिव मोर डेफिनेट, है ना यहाँ पर, मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो ये क्या है, साइन का डेफिनेशन है। दे हेल्प द डॉक्टर, साइन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डॉक्टर को टू डायग्नोस द डिजीज की, डिजीज को डायग्नोस करने में, बताने के लिए कि हाँ ये डिजीज है और इसको इस तरीके से डायग्नोस किया जाएगा, मतलब कि सही किया जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले तो आप हेल्थ के का डेफिनेशन पढ़िए, फिर आप डिजीज़ का डेफिनेशन पढ़िए, फिर आप बीइंग हेल्दी और अनहेल्दी का डेफिनेशन पढ़िए कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपके हेल्थ को ख़राब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसका डेफिनेशन पढ़िए। और फिर अभी हम लोग पढ़े कि सिम्टम्स क्या होते हैं और साइंस क्या होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं 13.5 कन्फर्मेशन ऑफ डिजीज़, डिजीज़ का कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन देखिए नाम में छुपा है, कन्फर्मेशन ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ को कन्फर्म कैसे करेंगे हम लोग, तो जब हम लोग जाएंगे टेस्ट करवाने, क्या करवाने जाएंगे, टेस्ट करवाने जाएंगे। जैसे होता है ना कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, कफ टेस्ट, तो यही है बच्चे, तो पढ़ते हैं इसको, पहले समझ में आ जाएगा। अनहेल्दी कंडीशन आर एक्सप्रेस्ड बाय सिम्टम्स, तो अनहेल्दी कंडीशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सिम्टम्स से। सिम्टम्स लाइक हैविंग पेन इन लिम्स और फीलिंग वीक डू नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मतलब कि अगर आपके पैरों में दर्द है, लिम्स मतलब कि अगर आपके हाथ और पैरों में दर्द है और फीलिंग वीक, अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजीज़ हुआ है।
या तो आप ज़्यादा काम कर लिए हैं, ज़्यादा काम कर लिए हैं तो आपको क्या हो गया, दर्द हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजीज़ हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपको पेन है कहीं पर और आप फीलिंग वीक, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या है, डिजीज़ है, ठीक है। अब डिजीज़ है या नहीं है ये पता करने के लिए हम लोग करवाते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट कैन ओनली असर्टेन द टाइप ऑफ डिजीज़। असर्टेन मतलब होता है पता लगाने में, कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं हम लोग डिजीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। और कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से सैंपल होते हैं, सर्टेन सैंपल हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी का पता लगाने के लिए। तो म्यूकस ऑफ कफ मतलब कि कफ का हम लोग सैंपल ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, स्टूल का सैंपल लेते हैं। ये सारे क्या होते हैं बच्चे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं हम लोग पर्टिकुलर डिजीज़ को पता करवाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे है, आगे बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं तो मैं इसको समझा देता, ठीक है। आगे है वन डिजीज मैनी सिम्टम्स, मतलब कि एक डिजीज और बहुत सारे सिम्टम्स। एक डिजीज और बहुत सारे सिम्टम्स है, मतलब कि आपको डिजीज एक होगा, मतलब कि कोई आपको एक डिजीज होगा, लेकिन उसके क्या होंगे, बहुत सारे लक्षण होंगे। जैसे कि समझिए, बताया इसमें ये जा रहा है ना कि डिजीज कैन हैव मोर देन वन सिम्टम्स, मतलब कि ऐसे डिजीज जिसका सिम्टम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एक से बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको बताता है ना कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर डिजीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीबी, अगर किसी पर्सन को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है ना, तो उसको क्या होगा, कफ भी होगा, कोल्ड भी होगा, हेडेक भी होगा, पेन इन लिम्स, उसके हाथों पैरों में दर्द भी होगा, फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस, मतलब उसका सांस फूलेगा और उसका वेट लॉस होगा। देखिए इतने सारे सिम्टम्स है किस डिजीज़ के, केवल केवल टीबी के। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक डिजीज़ मतलब कि टीबी है उसको, और उसके बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। आगे है वन सिम्टम्स मैनी डिजीज़, मतलब केवल एक सिम्टम्स होगा और बहुत सारे डिजीज़ उसका हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग यही अभी पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ते हेडेक का बारे में। तो हेडेक अगर किसी को हेडेक है ना तो उसको ना मैनिंगिटिस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अ सिम्टम्स मोस्ट ऑफन कैन बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। जैसे कि हेडेक है, कैन बी ड्यू टू टीबी की वजह से भी हेडेक होता है। देखिए टीबी की वजह से भी क्या होता है, हेडेक होता है। माइग्रेन की वजह से भी हेडेक होता है। माइग्रेन क्या होता है बच्चे, मतलब कि जब आपके नर्वस सिस्टम में ना क्या होता है, मतलब कि डिसऑर्डर हो जाता है। तो माइग्रेन क्या है बच्चे, इसको समझ लीजिए। माइग्रेन को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जब आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं। और कॉमन कोल्ड, अगर आपको सिंपल सा सर्दी खांसी भी है ना तो भी आपको हेडेक हो सकता है। तो बच्चे यही आपको समझाया गया है 13.5 में। अब 13.5 के बाद क्या है बच्चे, एक्टिविटी है। क्या है, एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी इसके बाद उतना खास है नहीं, ये बेवजह में काम करने के लिए बोल रहा है। तो हमको ये सब करना नहीं है, और ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ समझाना भी रहता तो मैं समझा देता, लेकिन इसमें है नहीं कुछ समझने लायक, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं 13.6 क्या बोला जा रहा है। तो इस टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ डिजीज को ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। तो इसमें ये बोला जा रहा है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, कि आपको कितने टाइम तक कोई इन्फेक्शन है उस बेसिस पर डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है। तो डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, कि आपको कितने लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। तो बोलोगे 10 वी में ग्रुप डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट एक्यूट डिजीज़, सेकंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ तो समझते हैं इसको पहले। देखिए, तो सबसे पहले ना आपको मैं बता दूं इसके बारे में। इसमें छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है और बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो बोलोगे डिजीज़ में बी एक्यूट, एक डिजीज़ को आप एक्यूट डिजीज़ बोलोगे कब, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब वो कुछ टाइम तक के लिए रहेगा। लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि अगर कोई डिजीज़ कुछ टाइम के लिए बस रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। एज वेल एज एंड
हैव शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट, और उससे आपका हेल्थ को ना एकदम कुछ समय के लिए, मतलब कि 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर, इतने तक ही क्या होगा, आपका हेल्थ अफेक्ट रहेगा, उसके बाद आप सही हो जाओगे। तो जैसे कि कफ, कोल्ड, फीवर, अगर आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो आपका ये डिजीज़ को क्या हम लोग बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। क्योंकि ये क्या रहते हैं, कुछ ही समय के लिए रहते हैं, और उससे आपका हेल्थ अफेक्ट भी कुछ टाइम के लिए बस रहता है। ठीक है। अब क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, तो बोलोगे अ डिजीज़ में भी क्रॉनिक लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि ये लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाले हैं। लंबे टाइम मतलब कि आपके साथ 1 साल, 2 साल, 10 साल, या तो जिंदगी भर तक के लिए रहने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। इवन अ लाइफ टाइम एंड कॉज ड्रास्टिक लॉन्ग हेल्थ अफेक्ट, और इससे क्या होता है बच्चे, आपके ना लॉन्ग टर्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ में डिफरेंस बताइए। तो आप पहला डिफरेंस तो बोल सकते हो कि लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये पहला हो गया। इसमें बोलोगे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन अ लाइफ टाइम, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस एक्यूट में बोलोगे कि हैव शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट, शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट होगा। इसमें बोलोगे हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ अफेक्ट, लॉन्ग टर्म हेल्थ अफेक्ट। तीसरा बोलोगे एक्यूट में एग्जाम्पल कफ, कोल्ड, फीवर, और इसमें बोलोगे कैंसर, टीबी एट्सेट्रा। ठीक है ना, ऐसा करके बोलोगे। तो आई थिंक आपको एक्यूट और क्रोनिक डिजीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अपने बुक से। तो बच्चे देखिए, जैसा उसमें सिखाया ना, सेम टू सेम ऐसा ही इसमें भी दिया हुआ है। तो बोलोगे सम डिजीज डेट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ऐसे कुछ डिजीज जो कि बहुत बहुत कम समय तक के लिए होते हैं, और ट्रीटमेंट वेरी और विथ ट्रीटमेंट दे आर क्योर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ट्रीटमेंट करने के साथ ही वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। इन जनरल ऐसा बोल सकते हो, हेल्थ इज़ नॉट अफेक्टेड एडवर्सली ड्यू टू देम, और इससे क्या होता है, हेल्थ उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है आपका। आप वैसे के वैसे ही रहते हो, मतलब कि 1 सप्ताह या 5 से 10 दिन में आप वैसे ही सही हो जाते हो। तो ये क्या है बच्चे, एक्यूट डिजीज़ है। दीज आर दीज आर लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर एक्सेट्रा, यही है। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ क्या है, तो बोलोगे एलिमेंट्स डेट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो कि ना लास्ट टाइम, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक रहती है, इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, और लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी, ऑफन लास्टिंग अ लाइफ टाइम आर क्रोनिक डिजीज, और पूरे लाइफ टाइम तक रहती है, उसका हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। एन एग्जाम्पल इज टीबी हो गया, टीबी एग्जाम्पल है, कैंसर एग्जाम्पल है। ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन द पेशेंट लूजेस वेट, मतलब कि अगर उसको ना लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है ना, तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। फील वीक, वो कमज़ोर दिखने लगेगा और कमज़ोर फील करेगा। डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसके अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, मतलब कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है। आगे बोला जा रहा है, विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन प्रॉपर टाइम एन एक्यूट डिजीज में ऑल्सो टर्न अ क्रोनिक वन, मतलब कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो और प्रॉपर टाइम में नहीं करवाते हो ना, तो एक्यूट डिजीज क्या बन सकता है, क्रोनिक डिजीज बन सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ कफ एंड कोल्ड बिकम परसिस्टेंट, अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर कफ और कोल्ड क्या है, लंबे टाइम तक चलते आ रहा है ना, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ अस्थमा, तो ये क्या हो सकता है, आपका अस्थमा का भी ये कारण बन सकता है, मतलब कि आपको अस्थमा हो सकता है अगर आपका कफ और कोल्ड लंबे समय तक चले आ रहा है तो, और आप उसको सही नहीं करवा रहे हो तो। ठीक है ना, तो यही से बोला गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे है 13.7। 13.7 क्या है, तो 13.7 क्या है बच्चे, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगा। तो 13.7 में क्या बोला जा रहा है, 13.7 बोला जा रहा है डिजीज एंड इट्स कॉज, डिजीज एंड इट्स कॉज। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो देखिए हम लोग क्या अभी जो पढ़ने वाले हैं ना अपने बुक का, तो उसमें से पहले इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वह वही सेम चीज़ को समराइज़ करके लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है कॉज ऑफ डिजीज़, डिजीज़ मतलब कि जो डिजीज़ का जो कारण है ना, उसको क्लासिफाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में। तो पहला कैटेगरीज है इमीडिएट कैटेगरीज है। इमीडिएट मतलब कि यही पहला कारण हो सकता है डिजीज़ के होने का, ये है बोलने का मतलब। या फिर इमीडिएट को बोलते हैं रियल कॉजेस, क्या बोलते हैं, रियल कॉजेस ऑफ डिजीज़, या बोलते हैं प्राइमरी कॉजेस ऑफ डिजीज़, या बोलते हैं फर्स्ट लेवल कॉज, मतलब कि इसकी वजह से होता है डिजीज़। ठीक है।
तो आप लोगों के बुक में बस इसका इसका नाम दिया है इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज़, इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज़। दूसरा है कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग या फिर सेकेंड लेवल ऑफ कॉज। तो आप लोग के बुक में बस दिया है कंट्रीब्यूटरी डिजीज़, कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ दिया हुआ है। और आप लोगों के बुक में थर्ड लेवल ऑफ कॉजेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग अपने ही बुक का बोलिएगा ना, जैसा आप लोग के बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको सिखाऊंगा तीनों ही। देखिए इमीडिएट कॉज क्या होता है, तो इमीडिएट कॉज मतलब होता है इसमें सारे पैथोजेंस आते हैं। इट इंक्लूड पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, मतलब कि इन सभी के वजह से जो आपको डिजीज़ होता है ना, मतलब कि जैसे कि डायरिया है, क्या है, डायरिया है, तो डायरिया ना बच्चे वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, तो पहले इसका शक यही जाएगा ना कि हाँ इसको क्या हो गया है, वायरस ने, मतलब कि इसने क्या किया, गंदा पानी कहीं से पी लिया है, और गंदे पानी में होते हैं वायरस, और यही वायरस जा करके डायरिया का कारण बना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इमीडिएट कॉज क्या है बच्चे, इमीडिएट कॉज के अंदर पैथोजेंस आते हैं और इसमें वायरस, बैक्टीरिया आते हैं। समझ में आ गया? दूसरा है कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग या फिर सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेस। तो इट इंक्लूड अदर फैक्टर, इसके अंदर अदर फैक्टर आते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ, उसका हेल्थ ही सही नहीं है बच्चे का, या किसी का भी, बड़े का भी, बच्चे का भी, किसी का भी उसका हेल्थ सही नहीं है। या जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके उसके जेनेटिक में डिसऑर्डर हो गया है, मतलब कि वो कुछ भी खाता है या कुछ भी पानी पीता है ना, तो उसको क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके जेनेटिक में क्या है, डिसऑर्डर हुआ है। और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, और उसका बॉडी ऑर्गन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, बीमार पड़ जा रहा है। तो बच्चे क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है, मतलब कि ये एक्चुअल कॉज नहीं है, लेकिन ये क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजीज़ के होने में, डिजीज़ के होने में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, आगे है थर्ड लेवल ऑफ कॉज। थर्ड लेवल ऑफ कॉज में क्या आता है, इट अकर ड्यू टू पॉवर्टी। अगर कोई गरीब बच्चा है, अगर कोई गरीब है, तो उसको क्या हो रहा है, वो तो अब साफ जगह तो रहेगा नहीं, वो तो जहाँ रहेगा वो तो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, स्लम्स एरिया में रहेगा, स्लम्स एरिया में रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, क्लीन वाटर उसको मिलेगा नहीं, हर जगह एनवायरनमेंट गंदा ही रहेगा। तो पॉवर्टी के कारण और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, मतलब कि सरकारी सर्विस जो होता है ना, जैसे कि अच्छे टॉयलेट फैसिलिटी का ना होना, जैसे सुने होगे ना सुलभ शौचालय ऐसा करके, तो वही होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ का ना होना और पॉवर्टी का होना। अगर आपको पॉवर्टी है और पब्लिक फैसिलिटी अच्छा नहीं है, पब्लिक सर्विस अच्छा नहीं है, तो उस कॉज को बोलते हैं हम लोग थर्ड लेवल ऑफ कॉज। चलिए, तो हम लोग अपने बुक पे आते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए हमारे बुक में अब क्या बोला जा रहा है, तो हमारे बुक में भी वही चीज़ बोला गया है जो भी सिखाया हूँ। देयर मे बी सेवरल कॉज ऑफ डिजीज़, तो बहुत सारे डिजीज़ के कॉजेस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। दे मे बी मेनली ग्रुप्ड एज इमीडिएट, इमीडिएट में उसको ग्रुप कर सकते हो। और सेकेंड है कंट्रीब्यूटरी, मतलब इसमें दो टाइप्स में क्या 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 किया है, कैटेगराइज किया है। तो बोलोगे ना, जो भी मैं एग्जांपल बताया था ना कि बच्चे वाला, तो वही इसमें लिखा हुआ है। एग्जांपल है कि इफ़ अ चाइल्ड इन अ सर्टेन एरिया इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर कोई चाइल्ड है जो कि सफ़र कर रहा है लूज मोशन से, वी मे से डैट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इट मे हैव बीन कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर कंटेनिंग अ वायरस। तो क्या किया है, पॉल्यूटेड वाटर को क्या किया है, वो ड्रिंक कर लिया जिसमें वायरस था। इन सच अ सिचुएशन द इमीडिएट कॉज इज द वायरस। देखिए, तो इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज है बच्चे वायरस। क्या है इमीडिएट कॉज, वायरस। तो अभी बताया था ना कि ना उसमें क्या रहता है, इमीडिएट में क्या रहता है, इट इंक्लूड पैथोजेंस, जिसमें इससे पैथोजेंस इंक्लूड रहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब प्रेजेंट इन द वाटर, जो कि वाटर में प्रेजेंट था। बट अदर चिल्ड्रन ऑफ द एरिया ड्रैंक द सेम वाटर, लेकिन जो अदर चिल्ड्रन है उस एरिया के, वो सेम वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं। एंड डिड नॉट हैव लूज मोशन, और उनको लूज मोशन नहीं हुआ, वही वाटर पिए वो। द रीज़न फॉर दिस कुड बी डैट चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो द रीज़न फॉर दिस कुड बी डैट द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज डिड नॉट हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस, मतलब कि एक रीज़न ये भी हो सकता है ना कि ना उस चाइल्ड का, उस बच्चे का ना वायरस के खिलाफ, मतलब कि वायरस से लड़ने के खिलाफ उतना इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है, जिससे कि वो क्या करे, वायरस को मार सके। ठीक है, समझ में आया?
मतलब ये बोला जा रहा है ना कि दस व्हेन द चाइल्ड केम इन कांटेक्ट ऑफ द वायरस ही सी डेवलप्ड द डिजीज, मतलब कि जैसे ही वो बच्चा जो कि क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड वाटर को पी रहा है ना, उसके अंदर इतना इम्यूनिटी नहीं है ना कि वो वायरस, मतलब कि उसके बॉडी की इतनी इम्यूनिटी नहीं है ना कि उस वायरस को लड़ सके और उस वायरस को मार सके, उतनी इम्यूनिटी नहीं है। और जैसे ही वो उस वायरस के कांटेक्ट में आता है, वो क्या होता है, उसको डिजीज हो जाता है। क्वेश्चन आता है अब, नाउ वाई डिड द चाइल्ड नॉट हैव यूनिटी, अब चाइल्ड का यूनिटी उतना क्यों नहीं है, बाकी चाइल्ड का यूनिटी है लेकिन उस चाइल्ड का उतना यूनिटी क्यों नहीं है। तो रीज़न हो सकता है, तो बोलोगे अ रीज़न फॉर दिस कुड बी, एक रीज़न हो सकता है मेल न्यूट्रिशन, मेल नरिशमेंट मतलब होता है कि ना खाने में कमी होना, मतलब कि उसको प्रॉपर डाइट ना मिलना। तो बोल सकते हो द चाइल्ड डेट इज, देखिए इसका बताया भी गया है, मेल नरिशमेंट का मतलब होता है द चाइल्ड डिड नॉट हैव प्रॉपर फूड टू डेवलप इम्यूनिटी, मतलब कि चाइल्ड को प्रॉपर फूड नहीं मिला है जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड होगा। ठीक है, द बॉडी ऑफ द चाइल्ड में दस हैव लैक ऑफ न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट, मतलब कि बॉडी के जो चाइल्ड का जो बॉडी है ना, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स की क्या है, कमी है। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, उसको बीमारी हो जा रहा है। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी, एक रीज़न ये भी हो सकता है ना, इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट सम कैरेक्टर, देखो तो पहला रीज़न क्या था, पहला था इमीडिएट कॉज क्या था बच्चे, वायरस था, इसको याद रखना है। और कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज ये है कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो उसका पुअर हेल्थ है, क्या है उसका, पुअर हेल्थ है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है एक और रीज़न हो सकता है, सम कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड रेंडर हिम और हिज मोर प्रोन टू द वायरस, मतलब कि उसके उसके अंदर ना जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ना, मतलब कि जो उसके पेरेंट्स को था वही उस बच्चे को भी होते जा रहा है, जो उसके पेरेंट्स को बीमारी होगा वही उस बच्चे को भी हो रहा है। तो मतलब कि पेरेंट्स से कहाँ आया, बच्चे में आया। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये क्या हो सकता है, उसको कैसा बीमारी हो। ठीक है ना, दस लैक ऑफ फूड एंड हेरिटेबल कॉज विच डू नॉट कॉज द डिजीज इन द लैक ऑफ द वायरस आर कंट्रीब्यूटरी कॉज, मतलब कि कंट्रीब्यूटरी कॉज कौन कौन से है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है लैक ऑफ फूड और हेरिटेबल कॉज। तो वो बोल सकते हो, लैक ऑफ फूड को बोल सकते हो पुअर हेल्थ, और हेरिटेबल कॉज को बोल सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनदर another contributory cause may have been the condition due to which the child did not get clean water। अनदर कंडीशन ये हो सकता है ना कि चाइल्ड को क्यों क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, दिस में हैव बीन बिकॉज द फैमिली लिव्स इन अ प्लेस, क्योंकि फैमिली उस प्लेस पे रह रही है वेयर ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिनेस, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। वाटर में हैव बिकम पॉल्यूटेड, और वहाँ का वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। तो ये क्या है, थर्ड कॉजेस बोल सकते हो इसको, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना कि ना लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, और हम लोग पढ़े थे पोवर्टी की वजह से। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना तीनों, ये हमारे काम के नहीं है। तो आज का जो ये वीडियो है केवल यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 13.7.1 इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इट्स कॉजेस, मतलब कि इन्फेक्शियस मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ और उसके कॉजेज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा मेहनत अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।